एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया। इन 7 कॉन्टिनेंट में से जो एशिया कॉन्टिनेंट है फ्रेंड्स, वो ये पर्पल कलर का जो एरिया है ये है एशिया कॉन्टिनेंट। हेलो दोस्तों, वर्ल्ड मैप लेक्चर सीरीज में आज हम पढ़ेंगे एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, हमारी अर्थ के ऊपर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो उन 7 कॉन्टिनेंट्स में से सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया है। दोस्तों, हमारी अर्थ की लैंड की बात की जाए तो 30% एंड इंक्लूडिंग वाटर टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो 8% एशिया कवर करता है। तो अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो हमारी अर्थ की टोटल पॉपुलेशन का 60% हिस्सा एशिया में रहता है, जो कि रिमेनिंग 6 कॉन्टिनेंट्स की कलेक्टिव पॉपुलेशन से भी ज्यादा बनता है। अब समझते हैं एशिया कॉन्टिनेंट की बाउंड्रीज की। तो फ्रेंड्स, हमारे पास टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया। इन 7 कॉन्टिनेंट में से जो एशिया कॉन्टिनेंट है फ्रेंड्स, वो ये पर्पल कलर का जो एरिया है ये है एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट की बाउंड्रीज को समझने के लिए फ्रेंड्स ये समझ लें कि ऊपर वाली साइड को हम कहते हैं नॉर्थ पोल, नीचे वाली साइड को साउथ पोल, एंड राइट साइड को हम कहते हैं ईस्ट, एंड लेफ्ट साइड को हम कहते हैं वेस्ट साइड। तो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं एशिया कॉन्टिनेंट कहाँ कहाँ पर हिट करता है। तो सबसे पहले ऊपर जो नॉर्थ पोल है फ्रेंड्स, ये है आर्कटिक ओशियन। एशिया कॉन्टिनेंट के नॉर्थ के अंदर आर्कटिक ओशियन लगता है। एंड ईस्ट साइड की बात की जाए तो यह है पैसिफिक ओशियन। यही पैसिफिक ओशियन फ्रेंड्स आगे जाकर नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को हिट करता है। जैसे एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर जो रशिया कंट्री है, उस रशिया कंट्री का कुछ हिस्सा आगे जाकर इस जगह पर नॉर्थ अमेरिका का जो स्टेट है अलास्का, उससे जाकर हिट करता है। अब समझते हैं फ्रेंड्स एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ साइड में। एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ साइड की बात की जाए तो एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ साइड में इंडियन ओशन है। ये मुकम्मल हिस्सा फ्रेंड्स इंडियन ओशन का है। अब अगर वेस्ट की बात की जाए तो वेस्ट में एशिया कॉन्टिनेंट के यूरोप एंड अफ्रीका आता है। यूरोप से एशिया कॉन्टिनेंट डायरेक्ट जमीनी रास्ते से भी कनेक्ट करता है एंड कुछ हिस्सा पानी के थ्रू भी कनेक्ट करता है। लेकिन अगर अफ्रीका की बात की जाए तो अफ्रीका से फ्रेंड्स एशिया कॉन्टिनेंट रेड सी के थ्रू कनेक्ट करता है। आगे जाने से पहले अफ्रीका एंड एशिया कॉन्टिनेंट की बाउंड्री सेपरेशन को समझते हैं। ये व्हाइट कलर में एशिया कॉन्टिनेंट है एंड ये मुकम्मल एरिया है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। इन दोनों की बाउंड्रीज को समझने के लिए फ्रेंड्स इन दोनों का जो सेपरेशन है वो शुरू होता है गल्फ ऑफ अदन। अदन क्योंकि यमन का एक शहर है, उसी के नेम पर गल्फ का नेम रखा गया है। गल्फ ऑफ अदन से दोस्तों जैसे ही आगे क्रॉस करते हैं तो यमन और अफ्रीका के अंदर एक छोटा सा मुल्क है जिबूटी, उन दोनों के अंदर एक स्टेट आता है बाबुल मंदेब। जैसे ही हम बाबुल मंदेब से क्रॉस करते हैं रेड सी के अंदर इंटर हो जाते हैं। ये दोस्तों मुकम्मल हिस्सा जो है वो रेड सी का है। रेड सी से आगे गुजरने के लिए हमारे पास आता है गल्फ ऑफ सुइस। गल्फ ऑफ सुइस से आगे दोस्तों पहले इस्थमस ऑफ सुइस था, यानी छोटी सी ज़मीनी पट्टी जो 2 बड़े ज़मीनी हिस्सों को आपस में मिलाए। लेकिन बाद में दोस्तों उस ज़मीनी पट्टी को काटकर और एक कैनाल बनाया गया जो कि सुइस कैनाल के नाम से मशहूर है। तो वो जैसे ही दोस्तों रेड सी से हम गल्फ ऑफ सुइस के अंदर आते हैं तो गल्फ ऑफ सुइस से हमारा निकलता है सुइस कैनाल जो कि मेडिटेरियन सी के अंदर दाखिल हो जाता है। इस तरह दोस्तों एशिया एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक दूसरे को सेपरेट करते हैं। एशिया कॉन्टिनेंट के बाउंड्रीज के लास्ट सेशन में हम एशिया कॉन्टिनेंट एंड यूरोप कॉन्टिनेंट का सेपरेशन लाइन समझेंगे। तो दोस्तों ये जो रेड लाइन है इसके ईस्टर्न जो हिस्सा है ये पूरे का पूरा ये है एशिया कॉन्टिनेंट एंड वेस्टर्न हिस्सा ये है यूरोप कॉन्टिनेंट। तो यूरोप कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट के सेपरेशन लाइन को समझने से पहले दोस्तों हमें ये समझना है कि ये जो मुकम्मल ग्रीन सा हिस्सा है ये है रशिया कंट्री। क्योंकि रशिया कंट्री एक ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्री है, उसका कुछ हिस्सा एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है एंड कुछ हिस्सा यूरोप कॉन्टिनेंट में। तो दोस्तों यूरोप कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट का सेपरेशन लाइन इसी रशिया के दरमियान से शुरू होता है, जो कि शुरू होता है यूराल माउंटेन्स से। ये जो पट्टी है दोस्तों यहाँ से यूराल माउंटेन्स आते हैं, जो कि यूराल माउंटेन्स के बाद जो वहाँ पर ग्लेशियर्स होते हैं उनके पिघलने के बाद यूराल माउंटेन्स से एक नदी निकलती है यूराल रिवर। यूराल रिवर दोस्तों बहती हुई आकर कैस्पियन सी के अंदर निकलती है। कैस्पियन सी दोस्तों क्योंकि चारों तरफ से अर्थ के साथ लैंड के साथ बाउंडेड है, इसलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा लेक कहलाता है। कैस्पियन सी के बाद दोस्तों यहाँ से कॉकेसस माउंटेन्स शुरू हो जाते हैं। कॉकेसस माउंटेन्स के ऊपर वाला हिस्सा यूरोप कॉन्टिनेंट है एंड नीचे वाला हिस्सा मिडिल ईस्ट यानी एशिया कॉन्टिनेंट है। कॉकेसस माउंटेन्स दोस्तों उसके बाद जाकर ब्लैक सी के अंदर ख़त्म होते हैं, जो कि एक यूरोप एंड हमारा जो एशिया है उनका सेपरेशन लाइन है। दोस्तों ब्लैक सी से हम निकलने के लिए हमें एक स्ट्रेट यूज़ करना पड़ता है जो कि है बॉस्फोरस स्ट्रेट।
बॉस्फोरस स्ट्रेट दोस्तों टर्की के अंदर का ही हिस्सा है, क्योंकि टर्की भी ट्रांसकॉन्टिनेंट कंट्री है, इसलिए उसका कुछ हिस्सा यूरोप के अंदर लगता है एंड कुछ हिस्सा हमारे एशिया के अंदर लगता है। जो हमारे एशिया के अंदर कुछ हिस्सा लगता है उसे हम अनातोलिया कहते हैं एंड यूरोप वाले हिस्से को थ्रेस कहते हैं। तो दोस्तों जब ब्लैक सी के बाद हम बॉस्फोरस स्ट्रेट से गुजरते हैं तो हम जाकर सी ऑफ मरमरा में पहुंचते हैं। ये जो जगह है दोस्तों ये मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। यहाँ पर बॉस्फोरस स्ट्रेट से निकलने के बाद सी ऑफ मरमरा आ जाता है। सी ऑफ मरमरा से निकलने से लिए हमें स्ट्रेट ऑफ डार्डनेल्स को यूज़ करना पड़ता है। स्ट्रेट ऑफ डार्डनेल्स जैसे ही हम यूज़ करते हैं दोस्तों उसके बाद आ जाता है एजियन सी। एजियन सी के बाद दोस्तों वो जाकर मेडिटेरियन सी के अंदर आता है। तो इस तरह दोस्तों हमारा एशिया एंड हमारा यूरोप एक दूसरे को सेपरेट करते हैं। इस माउंटेन्स आकर ब्लैक सी के अंदर इंटर हुए। ब्लैक सी के बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो तंग सा एरिया है ये है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस के इस तरफ थ्रेस एंड एशिया के अंदर है अनातोलिया। स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस से निकलने के बाद हम एंटर हो गए सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा से निकलने के बाद हमें स्ट्रेट ऑफ डार्डनेल्स यूज़ करना पड़ता है। स्ट्रेट ऑफ डार्डनेल्स के बाद एजियन सी एंड एजियन सी के बाद इन छोटे छोटे आइलैंड से होते हुए हमें मेडिटेरियन सी में दाखिल होना पड़ता है। इस तरह दोस्तों एशिया एंड यूरोप एक दूसरे को बिल्कुल सेपरेट करते हैं।